10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और तैयारी करेंगे अब पहला सॉरी अगले आधे घंटे की ट्रेड्स की। और मार्केट में इस समय मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हो रहा है, लेकिन अब हमारे साथ इस शो में कौन कौन रहने वाला है। अमित सेठ और राजेश सतपुते जो पिछले शो से बने हुए हैं, निर्मल बैंक से विकास सालुंके और कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के लिए। और बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव। लेकिन एक बार मार्केट पर रुक करते हैं। अब फिर से हम डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जा रहे हैं डे लो की तरफ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स डे लो से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। एडवांस डिक्लाइन अब एडवांसेस के फेवर में है, लेकिन आज कुछ बड़े स्टॉक्स पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से आपने ये सारा का सारा इम्पैक्ट आज देखा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट, एविएशन, ये स्टॉक्स जो हैं अभी भी ग्रीन में हैं, लेकिन प्रेशर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो और आईटीसी जैसे शेयरों की वजह से। हर्षा जी हाँ, तो ये फिलहाल एक मिक्स्ड बैग है, कुछ हरा कुछ लाल देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट इस समय, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हमारे जानकार जो हमारे साथ हैं उनसे अब फ्रेश ट्रेड्स क्या बन रहे हैं ये लेना शुरू करते हैं। अमित सेठ हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ श्रीकांत चौहान जुड़ गए, राजेश सातपुते हैं और विकास सालुंखे भी आ चुके हैं कार्यक्रम में। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। श्रीकांत बताइए, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली इंडेक्स में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली मौका कहाँ तेजी का दिखाया आपको? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग अर्षदा। तो देखिए, बिल्कुल आज थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि काफी अच्छी रैली हमने देख ली है। मुझे लगता है कि शायद मार्केट अभी 21,000 और 20,700 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बिल्कुल बनी रहेगी। करंट लेवल से मुझे लगता है कि इंडस टावर यहाँ पे अच्छा खासा एक शॉर्ट टर्म बुलिश फॉर्मेशन बन रहा है। करंट लेवल से ये स्टॉक वापस से एक बार 195 197 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 190 अराउंड विद स्टॉप लॉस एट 187.50, तो 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर किसी और स्टॉक में अगर मोमेंटम देखना है तो करंट लेवल से गेल गैस अथॉरिटी को लॉन्ग किया जा सकता है, जो अराउंड 140 141 के करीब है। पिछले 2-3 दिनों से इसमें एक पॉज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी बनी है, लेकिन इसके बाद की रैली में ये स्टॉक 150 153 के लेवल्स दिखा सकता है। तो गेल को भी लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें समवेयर क्लोज टू 137। ओके, तो गेल और साथ ही साथ इंडस टावर, इंडस टावर में देखिए करीब 2-2.5% की तेजी है। 197 के टारगेट के लिए एक मौका और गेल 150 की तरफ बढ़ेगा। श्रीकांत को भरोसा है, ये 2 बाय आइडियाज आपके लिए उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। विकास, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षद जी। पहला मेरा रहेगा ग्लैनमार्क फार्मा। यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिला। कल भी हमने देखा था, एक पॉजिटिव रुझान देखने मिला था। आज भी इंट्राडे में मुझे लगता है कि अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। ऊपर में 842 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं। एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलेगा इस काउंटर में। नीचे में स्टॉप लॉस आज का डे लो 803 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के इसको बाय करना चाहिए। दूसरा मेरा रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी वीकली चार्ट पे अभी भी एक अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है, और जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज उसके ऊपर भी अच्छे खासे सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय करना है। 2040 के आसपास के टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं। नीचे में 1900 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के गोदरेज प्रॉपर्टी को यहाँ पे बाय करना है। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर बाय करना है आपको। चलिए अमित जी, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय 10 के दमदार ट्रेड्स में? जी अनु जी, पहला ट्रेड रहेगा आयशा मोटर्स। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसमें एक हम पुल बैक देख रहे हैं, पुल बैक के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। 4122 इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 4220 के और स्टॉप लॉस रहेगा 4050 का। सेकेंड स्टॉक जो पसंद आ रहा है दैट इज फ्रॉम फार्मा। फार्मा में लुपिन कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है, और जब जब हमने देखा ये 10 और 20 डेमा के आसपास आता है तो एक वहां से वापस एक कंफर्मेशन देता है, जो कि अभी फिर ये कर रहा है विद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। 1265 इसके प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे लगभग 1300 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1245 रुपीज का। ओके, चलिए ये हो गई अमित जी की पिक्स। राजेश जी, आपकी पिक्स इस समय की? अनुज जी, देखिए 2 काउंटर्स रडार पे है, उसमें से एक रहेगा विप्रो एंड सेकंड रहेगा एचडीएफसी बैंक। मेरे हिसाब से ये दोनों अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़े हैं। एक प्रॉफिट बुकिंग था जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगी। विप्रो का मेरा टारगेट है 435 का, बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 415 का। अगर आप एचडीएफसी बैंक देखें तो आज सुबह से जिस तरह से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और इंपॉर्टेंट लेवल था 1620,
तो 1620 के हिसाब से देखें तो 1610 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे, और जो स्विंग ट्रेड है उसका जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो रहेगा 1670 का। तो एचडीएफसी बैंक में मुझे लगता है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, एंड विप्रो मुझे लगता है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से स्ट्रेंथ दिखेगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए विप्रो और एचडीएफसी वाले ट्रेड्स सामने उभर कर आए हैं। फटाफट से देख लेते हैं इस समय सिचुएशन मार्केट में कितनी बदली है। बदली तो ज़्यादा है नहीं वैसे, 250 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में तब थी, अब भी वो कायम है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक ज़्यादा टूट रहा हो, ज़्यादा क्रैक दिखा रहा हो। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक, जहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत में या फिर मार्केट ओपनिंग के बाद हम चर्चा कर रहे थे, ½ % का नुकसान आया था, वो थोड़ा सा और रिलीफ दे रहा है और इसीलिए शायद यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड। ऐसा नहीं है कि बैंकों में पूरी तरह से ट्रेड्स बिखर रहे हैं अनुज, थोड़ा सा स्टेडी है निफ्टी बैंक सुबह के क्रैक के बाद। देखिए अर्शदा, तकलीफ क्या होती है कि हमको ना रोज पैसा बनाना होता है। मैं हाँ, फिर से वो कह रहा हूं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं एक बता रहा हूँ, मैं कल फॉर एग्जांपल मुझे कई लोगों ने बोला कि सर आज लॉस हो गया। हाँ। अब पता है क्या है, अब इतना मैंने फिर भी उसके लिए चलो ठीक है बोल दिया कि चलिए सॉरी, अगर आपका वो बैंक निफ्टी का टारगेट नहीं आया तो एक बार के लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन तकलीफ क्या है, इतना बड़ा पैसा बनाया आपने, ठीक है, 2 दिन का, तीसरे दिन की हमेशा बात होती है कि थोड़ा तीसरे दिन में मार्केट में कंसोलिडेशन आता है। हाँ, थोड़ा सा और संभल जाइए। थोड़ा संभल जाइए। आज भी सुबह एक जो बात हुई थी वो कंपल्सरी ट्रेडर्स के लिए, अगर आपको ट्रेड करनी तो कर लें, वरना अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लें। अब वो स्टॉप लॉस लग गया तो ठीक है ना, आपने 1000-1200-1500 पॉइंट निफ्टी में बना लिए, 3000 पॉइंट अगर आपने बैंक निफ्टी में बना लिए, उसके बाद मार्केट अगर आपसे कुछ ले भी लेगा उसमें तो क्या तकलीफ है। तकलीफ यह है कि मार्केट में हम जब वो बड़ा पैसा बनाने का मौका आता है ना, उसमें घबरा जाते हैं, और उसके बाद जब वो निकल जाता है उसके बाद फोमो में फिर हम बड़ी पोजीशन ले लेते हैं। ये तकलीफ है। ये लॉस उन लोगों का हुआ है जिन्होंने बड़ी पोजीशन ले ली है कल और स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट नहीं करा है। मतलब स्टॉप लॉस का अगर आपने रिस्पेक्ट करा होगा तो छोटा लॉस हुआ होगा, आपको बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब असली पैसा बनाने का मौका था तब आपने घबरा के लिया नहीं होगा। पहले दिन नहीं लिया, चलो गैप अप के बाद नहीं लिया, समझ में आता है। दूसरे दिन फिर नहीं लिया, समझ में आता है। उसके बाद तीसरे दिन में जब एकदम गैप अप हो गया उसके बाद आप अगर चढ़ के ले रहे हैं तो फिर भैया ये मार्केट है, ये इस तरीके से नहीं होता, ये थोड़ा सा फिर आपको तंग करेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर आपने लेके भी रखा हुआ है ना, मार्केट आपको बना के देगा पैसा उसके बाद भी, क्योंकि ये बड़ी वाली तेज़ी है, ये छोटी वाली नहीं है। लेकिन इसमें बीच में 46,587 का निफ्टी एक बार के लिए क्या 45,800 नहीं जा सकता है? जा सकता है, क्योंकि रैली 43,000 से शुरू हुई थी। लेकिन टेक्सचर पॉजिटिव है मार्केट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिड कैप ग्रीन में आ गया, आप देखिए मिड कैप इंडेक्स, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है। ये ठीक है, एक्सपायरी है, बीच बीच में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और इसीलिए तो स्टॉप लॉस बना होता है। स्टॉप लॉस का नाम ही इसीलिए होता है कि अगर आप ज़्यादा घबराते हैं तो वो स्टॉप लॉस ला कर रखें सिस्टम में, वो प्रोटेक्ट करेगा आपको। जी हाँ, तो थोड़ा सा आप संभल कर चले। स्टॉप लॉसेस ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप ट्रेड में उतर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, लगातार अच्छे रन के बाद अदानी एंटरप्राइजेज में कल कुछ हल्का सा करेक्शन था, आज फिर ½ % का दबाव देखने को मिला है। तो ऊपरी लेवल्स पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जमे हुए काउंटर्स जो अच्छे खासी भाग चुके हैं उनमें कुछ कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन एक पॉकेट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और वो है सीमेंट कंपनियां। पहले तो अंबुजा एसीसी की बात हो रही थी क्योंकि वो अदानी ग्रुप से जुड़े हुए थे, लेकिन आप देखिए अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स, कल हम इंडिया सीमेंट की बात कर रहे थे, जेके सीमेंट की बात कर रहे थे, वो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज अल्ट्राटेक ज्यादा पॉइज्ड है तेजी की तरफ, जेके भी करीब करीब 1% तक के गेन्स होल्ड कर रहा है। सातपुते जी, ये तो आपका फेवरेट एरिया है, बताइए अब अल्ट्राटेक का अगला लेवल क्या रहेगा और 9342 पर नया कुछ ट्रेड है क्या? हर्षदा जी देखिए, एक चीज अच्छी हुई कि इसमें एक छोटा डिप मिला, कूल ऑफ हुआ 9,200 तक, और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट होना चाहिए 9,500। तो यहाँ पे जो स्विंग है वो अगर प्ले करना है तो हमें स्टॉप लॉस रखना है 9,250 का। हर्षदा जी, हम सीमेंट की बात करें तो एक नजर आप रैमको सीमेंट पे भी रखें। मुझे लगता है यहाँ पे भी एक स्विंग मिल रहा है जिसका टारगेट बनेगा करीबन 1,060 का, स्टॉप लॉस बनेगा 1,015 का। ओके, चलिए ये कुछ ट्रेड्स इस समय आपके लिए। अभी काम करते हैं, एक ब्रेक ले लें, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद जब लौटेंगे तो डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव, जिन्हें कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग स्पेस में पायनियर माना जाता है, उनसे बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ जुड़े हैं अजय श्रीवास्तव, डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ। और अजय श्रीवास्तव ने पीजीडीएम किया था, मतलब एमबीए आईआईएम बैंगलोर से, और उसके बाद सिटी बैंक में काम किया था। और सिटी बैंक, वो जो उस समय का सिटी बैंक है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की फैक्ट्री थी, वहाँ से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकले। अजय जी भी उनमें से एक थे और उन्होंने 1995 में
डायमेंशंस की शुरुआत की और काफ़ी इन्होंने नाम कमाया है कैपिटल मार्केट्स में और कॉर्पोरेट्स में भी। अजय जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मार्केट ने एक व्यू लिया कि सेमीफाइनल तो जीत ही लिया और क्रिकेट टीम की तरह नहीं, मोदी जी शायद फाइनल भी जीतेंगे और इसके लिए 3 दिन में शायद मार्केट ने 3 महीने की रैली पूरी कर दी। अब क्या करना है मार्केट में? देखिए आप करना बड़ा सिंपल है कि जो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है, थोड़ा सा कैश में लेके जाना है और आपको इंतजार करना है। मार्केट जो भी मार्केट जितना भी बुल मार्केट देखेंगे उसमें आपको करेक्शन मिलेगी। आपको फिर से एंट्री करनी है या ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम थीम्स चल रही हैं। ओवरहीटेड मार्केट में लेके थोड़ा सा आप परेशान भी हो सकते हैं, तो इसलिए पेशेंस भी रिक्वायर्ड है इस मार्केट के अंदर में। मोस्ट इन्वेस्टर्स सारे इन्वेस्टेड हैं काफी हद तक, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, पर थोड़ा कैश तो लेना बहुत जरूरी है इसके अंदर में, बिकॉज कोई भी मार्केट जब इतनी तेजी से देती है आपको रिटर्न, तो थोड़ा सा आपको करेक्शन भी देगी। रीजन कहीं से भी आ सकता है। मार्केट फंडामेंटल स्ट्रांग है, ऑयल प्राइसेस लो है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे लो हो गई ऑयल प्राइसेस। उसका बेनिफिट हमको जरूर मिलेगा अगले 3-4 महीने में। बट पॉलिसीज जो है इंडिया की, वो आपको न देखनी पड़ेंगी। जैसे आपने देखा कि शुगर का मेल्टडाउन, गवर्नमेंट ने एक चेंज किया पॉलिसी को, जो उन्होंने इनकरेज किया था टिल लास्ट ईयर कि आप उसमें इथेनॉल बनाइए। आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी इथेनॉल नहीं लेंगे शुगर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। और आपने देखा शुगर कंपनी में क्या हुआ। तो उसको मद्देनजर देखते हुए आपको गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस वाली कंपनी में रिलेटेड में प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए काफी हद तक। आपने देखा एनबीएफसी भी सेम सिचुएशन में आ गए हैं आरबीआई के कंट्रोल के अंदर में। आपने देखा पेटीएम में क्या हुआ है। तो नो मैटर जो भी हो जाए मार्केट में, जो बैंक में कैश आ गया वही रियलिटी है, बाकी पेपर मनी है। तो यस, मार्केट में डटे रहिए, लेकिन प्रॉफिट बुक करना थोड़ा सा बहुत लाजमी है। ओके, बहुत लाजमी है। अच्छा, एक्चुअली वो शुगर वाली न्यूज़ अभी कंफर्म हुई नहीं है अजय जी, तो उसमें थोड़ा सा अभी भी डाउट चल रहा है, तो वो कंफर्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो ना हो ऐसा। खैर एनीवे, अब एक बात और बताइए यहाँ से कि डिफेंस और रेलवे ये एक बड़ी थीम रही है पिछले 1 साल की। यहाँ पर अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर रिटेल ने भी बहुत पैसा बनाया है। देखिए डटे रहिए, इसमें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसलिए कह रहा हूँ बेचने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंपनियां 6-7 कंपनियां टोटल हैं इस पूरे दोनों सेक्टर में मिला के। काफी हद तक पीएसयू कंपनीज भी हैं, डिफेंस के खासकर पीएसयू कंपनीज हैं। तो उसमें कोई नई कंपनी या बड़ी कंपनी इस टाइम पे नहीं आ रही है जो मार्केट में। तो आपके पास जितने भी फंड आए हैं, जैसा आपने देखा होगा एचडीएफसी ने एक फंड रखा हुआ डिफेंस का, जिसमें सिर्फ एसआईपी अलाउ किया है, बल्क परचेज अलाउ नहीं किया ना। जो एक्यूमुलेशन आएगा पैसा वो इन्हीं कंपनियों में आएगा। तो फंडामेंटल्स अपार्ट, इन कंपनी को जो डिमांड सप्लाई ट्रैक्शन है शेयर्स का, वो काफी पॉजिटिव है। और विद द गवर्नमेंट की मेड इन इंडिया पॉलिसी, होपफुली नेक्स्ट 5 साल में, जैसे आपने कहा सरकार अगर सेम रहेगी तो वो पॉलिसी कंटिन्यू करेगी। उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें सेल नहीं बनता इस समय भी, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है, रिच है। बट मैं यही कहूंगा कि अगर कोई करेक्शन आती है तो आप और ले लीजिए, स्टॉक को रखे रहिए, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस बढ़ती ही जा रही है इंडिया के अंदर में और ग्लोबली। आपने सारी कंपनियां बेहतरीन काम कर रही हैं ग्लोबली में, और इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है नंबर। तो उसको डिमांड देखते हुए और जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ कंपनी देखते हुए आपको कोई जरूरत नहीं है इन कंपनियों को बेचने के लिए। आई थिंक आप इसमें डटे रहिए, इसमें करेक्शन पे खरीदिए, और इस थीम को आई थिंक अगले 5 साल तक चलेगी। बिकॉज अगर ये सरकार कंटिन्यू होती है, जो लाइकली है होना है, तो ये थीम का कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है। और अभी रेलवे में तो शुरू भी नहीं हुआ कुछ भी। आपने देखा होगा न्यूज आई थी कवच की, कि कवच तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जब तक वो पूरे इंडियन रेलवे में पहुंचेगा, समझ लीजिए कि ये 6-7 कंपनियां कहां तक अपना बिजनेस एक्सपेंशन करेंगी। कोई रीजन नहीं है, और इसमें कई एमएनसी भी हैं आपके पास में जो आप खरीद सकते हैं। तो कोई रीजन नहीं है बेचने का, रीजन एक ही है, करेक्शन पे खरीदने का। ओके, तो करेक्शन पर खरीदने का मौका है, तो इन स्टॉक्स में अभी भी कायम रहिए, तेजी की पोजीशंस में बने रहिए। अजय जी, ये न्यू एज कंपनियां, ऑफ कोर्स अब ये ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स फिर से ऊर्जा दिखा रहे हैं, तो उन पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन पेटीएम में जो हुआ है कल और आज के बीच, जहां पर कंपनी ने कह दिया है कि देखिए आरबीआई ने नॉर्म बदला, अब हम छोटे टिकट साइज के लोन्स पर फोकस नहीं रखेंगे, थोड़े से पर्सनल लोन्स पर ध्यान दिया जाएगा, मर्चेंट लोन्स पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन स्टॉक टूट जाता है 20-25% 2 ट्रेडिंग सेशंस में। ओवर रिएक्शन है मार्केट का, या फिर कुछ डर है?
नहीं नहीं, बिल्कुल ओवर रिएक्शन हमारे हिसाब से। देखिए हम तो बोलेंगे, अनुज जी को बता रहे थे कि हम जैसा ओल्ड एज आदमी का ऑलमोस्ट 33% न्यू एज कंपनीज में आज की तारीख में इन्वेस्टेड है। ओके, सो हमारी बिलीफ ये है कि जो ये कंपनियां हैं ये आपको देखिए मार्केट में गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस होंगे, मार्केट में रिएक्शंस होंगे, और यही चांसेस हैं आपको जो आपको मिलने के, प्रॉफिट कमाने के चांसेस हैं। उड़ती हुई मार्केट में आप अगर प्लेन को बोर्ड करेंगे, बड़ा मुश्किल है। प्लेन को बोर्ड करने के लिए आपको एयरपोर्ट ही जाना पड़ेगा बोर्ड करने के लिए। उस हिसाब से जब आपको करेक्शन मिलती है, मे बी 650 होता है, मे बी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिकमेंडेशन में हम दे नहीं सकते, तो खरीदेंगे नहीं, बट अगर आपको चांस मिलता है, आपको समझ है कि ये बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म है इस कंट्री के लिए और मोनोपोली है बिजनेस मॉडल पे, तो उस कंपनियों में खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर करेक्शन पे, ऐसे करेक्शन पे आपको मिलता है। आपने देखा है अडानी ग्रुप स्टॉक में जो करेक्शन आया, जिस रीजन के लिए भी आया, उस पे जिन्होंने लिया उसकी रिटर्न क्या जबरदस्त आई है रिटर्न। तो हाई पे रिटर्न बनाना बड़ा मुश्किल है। करेक्शन और लो पे वेट करिए, यही पे टाइम है खरीदने का। एंड आई थिंक बिफोर द प्रोग्राम अनुज जी बोल रहे थे कि जब जब कमिटमेंट का टाइम होता है तब हम घबरा जाते हैं, और जब मार्केट बहुत उछाल दे देती है तब हम उसके पीछे चेस करने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से न्यू एज कंपनी का तो पैराडाइम है, आपको रखना है इन स्टॉक्स को, लॉन्ग टर्म रखना है, करेक्शन को यूज करिए, और हर कंपनी करेक्ट होती है। आप देख लीजिएगा, अभी पीछे जोमेटो भी करेक्ट हुआ, ये पेटीएम भी करेक्ट हुआ, वापस आ गए। तो इसलिए रिकमेंडेशन कोई नहीं है, बट अगर आपके पोर्टफोलियो में न्यू एज स्टॉक नहीं है तो आप फिर फ्यूचर के से आप उल्टा चल रहे हैं। आप पास्ट में रह के अगर आपने वही पुरानी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो पास्ट है इंडिया का, वो वर्ल्ड का पास्ट है। नई कंपनियों में जाइए, डटिए और करेक्शन को यूज करिए। मेरे हिसाब से उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको बिजनेस मॉडल पसंद है तो उसमें कमिट करिए इसको। तो इन सारी थीम्स में सबसे बढ़िया बिजनेस मॉडल आपको किसका लगता है न्यू एज इकोनॉमी में? जोमैटो एंड द लाइक्स का या फिर पेटीएम जैसे प्लेयर्स का? देखिए सबका अलग अलग अपना एक एरिया है, बट ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे फूड डिलीवरी कंपनी है, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, उनके पास में जो मोनोपोली बन गई है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। और खासकर ये कंपनियां धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग मॉडल पे, जैसे गूगल है, चले जाएंगी। जैसे अमेरिकन कंपनी है डिलीवरी की, उनकी सारी वैल्यूएशन आती है एडवर्टाइजिंग मॉडल से, बिकॉज उनके पास जो एक्सेस है कंज्यूमर्स का, वो टॉप क्वालिटी यंग जेन जी, जेन वाई, जेन जेड, वट कह लीजिए, सबका एक्सेस है जो उनको पर डेली उनके साइट पे आते हैं। तो उनके पास जो मार्केटिंग मसल धीरे धीरे बन रही है इन कंपनियों में, फूड डिलीवरी कंपनियों में, फिनोमिनल मसल है, और वो उसके लिए एक मोनोपोली है जो कोई ले नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से उनका मॉडल शायद जो जो अपनी जो फिनटेक कंपनीज हैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और ज्यादा रेवेन्यू गिवन मॉडल है कंपेयर टू फिनटेक। फिनटेक भी चलेगा, बट मेरे हिसाब से फूड डिलीवरी कंपनी का मॉडल मच मोर रोबस्ट है, और उसमें एवेन्यूज जो एडवर्टाइजिंग के हैं, रेवेन्यूज के हैं, बहुत जबरदस्त है। ओके। अच्छा, अजय जी, आपका एक अर्स्टवाइल फेवरेट, शायद अभी भी फेवरेट है, हालांकि आप उनकी मैनेजमेंट से थोड़े नाराज़ थे, पीवीआर बहुत चला उसके बाद, और अब मूवीज़ भी वापस ब्लॉकबस्टर होने लगी हैं, और इस साल 4 ब्लॉकबस्टर आ गई, जो मतलब ऑल टाइम, चारों ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना दिया। पठान ने स्टार्ट किया, फिर गदर ने उसको तोड़ा, उसके बाद जवान ने उसको तोड़ा, और अब कुछ लोग कह रहे हैं शायद एनिमल उसको भी तोड़ दे। तो और इन लोगों ने 2 प्रोन स्ट्रैटेजी रखी, वीकडेज पे कम प्राइसेस में और वीकेंड पे हैवी प्राइसेस में। तो क्या अब यहाँ पर व्यू दोबारा लिया जाए पॉजिटिविटी का? देखिए हमने तो उसमें अब एग्जिट कर दिया है, एंड रीजन उसका बताते हैं, सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है, जो अपने ईगो के लिए अब कंपनी चला रही है मैनेजमेंट। ओके, आपने देखा होगा हाई वैल्यू एडेड हम सिनेमाज बनाएंगे, चाहे वो खाली रहेंगे, आप जाके देखिए वो 2 दिन चलेंगे, 4 दिन नहीं चलेंगे, हमें अल्ट्रा लग्जरी, सुपर लग्जरी, बियॉन्ड लग्जरी, ओके, तीनों सेगमेंट में जाना है। रिटर्न्स बहुत ही एवरेज से भी कम कह लीजिए रिटर्न्स आ रही हैं उसके सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर में। और जो भी कह लीजिए ओटीटी प्लेटफॉर्म ने थोड़ा तो हिट किया है इनको, चाहे क्रिकेट ने हिट किया अभी या ओटीटी ने हिट किया। तो यू नो जो चीज इस मैनेजमेंट को ऊपर लेके आई, और हम इसके एडवाइजर थे इस कंपनी के शुरू में, तो ये भी हम डिस्क्लोजर कर सकते हैं, वो था कि मास मार्केट को क्वालिटी एंटरटेनमेंट देना। इंडिया इज अ मार्केट, जैसे इंडिगो है, क्यों आगे बढ़ी, मास मार्केट और क्वालिटी एंटरटेनमेंट। किंगफिशर ने कहा अल्ट्रा लग्जरी बनाएंगे, और देखिए उनका हर्ष क्या हुआ कि उसके बाद में। तो जो उनका जो स्ट्रेटेजी है, ये जो लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी स्ट्रेटेजी, इसके देखते हुए अगर वो इकोनॉमी पे चलते और वॉल्यूम पे खेलते तो शायद हम उन इन्वेस्टमेंट करते। बट ये जो उनका मॉडल है,
उस पे से हमको नहीं लगता कि निवेशक को रिटर्न आएगी। प्रमोटर की ईगो को जरूर हो सकता है कि हमने खोल दिया अल्ट्रा एंड सुपर अल्ट्रा लग्जरी के अंदर में, बट उसमें इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा ये देखने की बात है। तो हमारा तो इसमें एग्जिट है, एंट्री का कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि इतनी सारी अलग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि ये तो बहुत ही अब मीडियोकर अपॉर्चुनिटी हो गई है, बिकॉज इसका स्केल नहीं बन पा रहा उनसे। आज की तारीख में देखिए सिनेमा खोल तो रहे हैं, बट आप फुटफॉल देख लीजिए या ऑक्यूपेंसी देख लीजिए, ये देख लीजिए, नहीं हो पा रहा है। और वो जो दाम है जो उनके जो अभी भी कंसेशनर्स के, वो कितने इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं। तो पूरा जो बिजनेस मॉडल बन गया है वो एक, मैं कहता हूँ, ईगो बिजनेस मॉडल है, वो इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है बिजनेस मॉडल। हो सकता है शेयर प्राइस बहुत बढ़िया करे, हो भी सकता है, बट हमारे पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आज की तारीख में उनसे अच्छी और बेहतर कि वहां पे एलोकेशन करना हमको तो नहीं लगता कोई रीजन है, अनलेस कोई कंपनी स्ट्रेटजी चेंज करती है तब यस। अगर वो इंडिगो की तरीके से चलती है, आंसर इज यस। अगर उसको किंगफिशर की तरीके से चलना है तो फिर अलग उसका बेस है, मे बी वो रिटर्न देगी मार्केट में, क्या करेगी, बट हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे ऐसी कंपनियों में। लेकिन अजय, ये प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड तो मार्केट में है। आप ऑटो कंपनियां देखिए, आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स देखिए, एफएमसीजी में प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जूतों में प्रीमियम जूते बिक रहे हैं। आप कार की बिक्री के आंकड़े देखेंगे तो ज्यादा प्रीमियम व्हीकल्स की सेल्स हो रही है वर्सेस योर बेस मॉडल्स। तो प्रीमियमाइजेशन में तो कुछ खराबी है नहीं। अब वो पीवीआर की कॉन्टेक्स्ट में वो बात अलग है, लेकिन ये जो पूरा बाकी सेगमेंट्स में प्रीमियमाइजेशन चल रहा है वो किस तरह का इंप्लीकेशन लाएगा ओवरऑल अर्निंग्स पर गोइंग फॉरवर्ड? देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप देखिए रिटर्न आपको दिया मारुति ने, यहाँ पे हीरो मोटर ने दिया, बजाज ऑटो ने रिटर्न दिया। वो जरूर है कि यस कि आपके पास में गाड़ियों के नंबर आते हैं, इतने अच्छे आते हैं नंबर, बट आप मार्केट कैप देखिए मर्सिडीज बेंज की दुनिया में, आप देखिए जाके उनकी मार्केट कैप क्या है, लंबोर्गिनी की क्या साइज, क्या है, स्केल क्या है कंपनी का, प्रोडक्ट बेस्ट है, सोल्ड आउट है, स्केल क्या है उनका। जी हम तो इन्वेस्टर्स के लिए देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या रिटर्न देगा, जो हमारा पैसा लिमिटेड पैसा है, हम सेक्टर ए में लगाएं या बी में लगाएं या सी में लगाएं। प्रीमियमाइजेशन सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल चल रहा है और इंडिया में तो खासकर चल रहा है, बट जो इक्विटी रिटर्न आ रही है वो आ रही है हमको कंपनियों में जो मास मार्केट को केटर करती हैं। जैसे आपने बताया जोमेटो को मास मार्केट केटरिंग, आपने बताया मारुति को मास मार्केट केटरिंग, बजाज फाइनेंस मास मार्केट केटरिंग। सो आप रिटर्न देखेंगे इंडिया के अंदर में, वो सारी रिटर्न्स आई हैं कंपनी में जिन्होंने मास मार्केट में किया है। तो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इंडिया में तो खासकर हो रहा है, बट उसमें से इन्वेस्टर्स को क्या मिल रहा है ये देखने की बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि दो चीजें हैं, जो हमें पसंद है और जो पोर्टफोलियो को पसंद है, दो अलग चीजें हैं। हमें खाना यहाँ पसंद है, वहां उधर नहीं पसंद है, बट एक ही जगह प्रीमियमाइजेशन जो आज रिटर्न दे रहा है, और कोई मेजर रिटर्न नहीं आई है, वो है होटल इंडस्ट्री में। 5 स्टार होटल ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, बट अगर आप देखेंगे कि बाकी सेगमेंट में उसी पीरियड के अंदर में क्या रिटर्न आई है, तो बहुत बेहतरीन रिटर्न आई है कंपेयर टू होटल इंडस्ट्रीज। तो प्रीमियमाइजेशन यस, बट हमने नहीं देखा कि इंडिया में इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के लिए मास मार्केट का जो बेनिफिट मिला है वो इन्वेस्टर्स को मिला है उन कंपनियों के अंदर में, कंपेयर टू प्रीमियम कोट अनकोट मॉडल। और आई विश देम वेल कि उनका मॉडल चले, बट हमने नहीं देखा दुनिया के अंदर में किसी भी कंपनी ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाया हो प्योर प्रीमियम के अंदर में। एक ही कंपनी LVMH, बस उसके अलावा दूसरी कंपनी कोई नहीं है। अच्छा, एक स्टॉक जिसने बहुत तंग किया है अजय जी, वो है HDFC बैंक। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेक्ट यही होता है कि अगर FIs आएंगे तभी चलेगा ये स्टॉक, और FIs तो लगातार सेलिंग स्प्री पर रहे हैं पिछले एक हफ्ते को छोड़कर। लेकिन अब यहाँ पर क्या पेशेंस रखें या निकल जाएं? देखिए आपको पेशेंस नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये जो स्टॉक जो हिट हुआ है, इसको हिट हुआ है क्योंकि आपने HDFC बैंक के शेयर होल्डर ने HDFC के शेयर होल्डर्स को एक मेजर बेल आउट दिया, जिसका कोई रीजन नहीं था, बट जो भी हुआ सो हुआ। उसका जो बेल आउट की कॉस्ट है वो आज ये शेयर होल्डर आज उसको उठा रहा है। आज की तारीख में कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू बैंक में कोई इशू नहीं है, ग्रोथ होगी, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, बट वो जो कॉस्ट उठाई है इन्होंने इक्विटी डायल्यूशन की एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लेने के लिए, वो बहुत भारी पड़ रही है इस कंपनी पे। जी अनुज जी, फिर वही इन्वेस्टर्स की वही डिलेमा है। ये शेयर शायद चलेगा, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बट यही है कि इस मार्केट के अंदर में जो हमारी जो थ्रेशोल्ड कॉस्ट है रिटर्न की, वो 15 से 20% एनुअलाइज मिनिमम है, बिकॉज डेट में हम 12 से 13% कमा रहे हैं, तो इक्विटी में हमको कम से कम 18-20% कमाना ही पड़ेगा। और उसके लिए फिर अगर HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स पे अगर रिलायंस रखेंगे ज्यादा हम लोग, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि रिलेटिव टू मार्केट ये कितना चलेगा,
क्या रिटर्न देगा और उसके लिए हमारे थ्रेशोल्ड को मीट करेगा नहीं करेगा। वहां पे शायद इस स्टॉक में प्रॉब्लम है कि ये शायद एफआई के लिए ठीक है ये स्टॉक है, बट रिटेल के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, एचएनआईज के लिए इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, आप देख कितने आईपीओ आ रहे हैं अनुज जी मार्केट में, कितनी नई कंपनी आई है, कितना ट्रैक्शन आ रहा है मार्केट के अंदर। तो उस एनवायरमेंट में, जो ये इतना थ्रॉबिंग एनवायरमेंट है, वहां पे आप क्यों एचडीएफसी बैंक रखेंगे? सेफ एनवायरमेंट में अगर बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत रिस्क आ गया है मार्केट में, तो शायद आप ग्रेविटेट करेंगे यहाँ पे, बट शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मार्केट की अपॉर्चुनिटी देखते हुए इससे एक्स्ट्रा रिटर्न अल्फा लेना बड़ा मुश्किल है। तो उस हिसाब से बहुत महंगी उठाई है इन्होंने बेल आउट की कॉस्ट, और वो चली जा रही है आज की तारीख में। अब यहाँ से आगे अच्छा पैसा क्या कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग एंड द लाइक्स में बनने के आसार हैं अजय? देखिए, अच्छा पैसा की डेफिनेशन क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, बट ये जरूर जानता हूं कि सेफ पैसे की डेफिनेशन है कि अगर ये सेक्टर, जैसे सरकार अगले 5 साल और चलेगी, तो ये सेक्टर सेफ है, बिकॉज इनमें ट्रैक्शन है गवर्नमेंट ऑर्डर्स का, और वहां पेमेंट भी आती है और गवर्नमेंट में कोई कमी नहीं है। अगर आपने 10 लाख करोड़ का इस साल कैपेक्स बजट था, अगर वो कम से कम 2-3 साल में 20 या 30 लाख हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि इन कंपनियों के ग्रोथ रेट 20-25% तो गारंटीड है। महंगी है कंपनियां, सब 60 के ऊपर पे पी पे चल रही हैं आज की तारीख में सारी, बट फायदा दो ही है, कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं है, कोई डेट नहीं है, और पाथ ऑफ ऑर्डर बहुत क्लियर है कि इनको ऑर्डर मिलते ही रहेंगे। और खासकर नए सेगमेंट, स्मार्ट मोबिलिटी, रेलवे के अंदर में, लोकोमोटिव्स के अंदर में, इनकी ऑलमोस्ट कई एमएनसीज की तो ऑलमोस्ट 60-70% शेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर में। उस हिसाब को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए, कैपेक्स सेफ बेट है आपके पास में, करेक्शन पे ले लीजिए और रखे रहिए इस शेयर को। अनफॉर्चुनेटली ये आपको अगले सवेरे ये 15% रिटर्न नहीं देंगे, बट आप 3 साल बाद देखेंगे बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा, और रिस्क भी आपको कम लेना पड़ेगा इन स्टॉक में। तो कैपिटल गुड्स, खासकर एमएनसी कैपिटल गुड स्टॉक्स, निहाल सबसे बहुत बढ़िया चॉइस है अपने सेफ पोर्टफोलियो के लिए। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और एज यूजुअल थैंक यू अनुज जी, बात करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।